ठीक है। हम्म। ठीक है। तो देखो बेटा, क्या है क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि इंपेरिकल फॉर्मूला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑलरेडी गिवन है, दैट इज CH2O, एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज 45, एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, वो हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड का पूछ रहा है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन कंपाउंड इफ दिस वैल्यूज आर गिवन, राइट। सो वैल्यूज क्या क्या गिवन है हम लोगों को, एक बार जल्दी से देख लो। तो क्या क्या वैल्यूज हम लोगों को गिवन है बेटा यहाँ पे। सो द इम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है, तो सबसे पहले तो हम लोग को इम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, दैट इज CH2। ये आपके ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस, ठीक है। लेट्स सी द इम्पेरिकल फॉर्मूला फर्स्ट। सो ये है रहा हम लोग का इम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज CH2O। नाउ वी ऑल नो दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट, दैट इज N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला को ही हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ हेयर इम्पेरिकल फॉर्मूला, for calculating the value of n, we have to calculate the empirical formula weight of this, right? तो चलो पहले इसका वेट निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं वेट कितना आएगा। सो कितना वेट आ रहा है बेटा यहाँ पे, अगर ध्यान से आप देखो। सो द वेट इज अराउंड, दैट इज 12, दैट इज कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 16, दैट इज 30। तो 30 इसका हमारा वेट निकल के आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 30 तो हम लोगों का यहाँ पे वेट निकल के आ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। ठीक है, सबका निकल गया आई गेस यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का सबका निकल जाएगा, दैट इज 30। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या निकल के आ गया है, ये हम लोगों का निकल के आ गया वेट। ओके। नाउ अब देखो अब क्या करना है। तो अब वेट भी निकल गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं बेटा कि इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट अगर हमारा निकल गया तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो चलो देखते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी का मतलब क्या बोल रहा है ये। सो 2 ये रहा, और वेपर डेंसिटी हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वेपर डेंसिटी इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो वेपर डेंसिटी तो हम लोगों को गिवन है ही, और 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बिकम, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 45, दैट इज 90। तो ये तो हम लोगों का 90 निकल के आ गया, वेरी गुड। So this is 90. Now this is the molecular weight. ठीक है, तो मॉलिकुलर वेट कितना निकल के आ गया बेटा, 90। नाउ मॉलिकुलर वेट अगर आपका 90 निकल गया, तो इससे आप मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे। तो चलो मैं बताता हूँ, मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता था वो होता था N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट। नाउ हेयर वी हैव टू कैलकुलेट N फर्स्ट। तो हाउ विल यू कैलकुलेट N बेटा, दैट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई इम्पेरिकल फॉर्मूला मास, दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 30। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 3। कितना आ जाएगा बेटा, 3। तो ये हो गया हम लोगों का 3। तो कुछ नहीं, एन की वैल्यू आ गई है 3, यहाँ से आप 3 निकालो। डन। इस 3 को यहाँ पुट कर दो, तो एन हो गया 3, एंड व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज CH2O। तो ये हो गया C3H6 एंड O। So this is how we can find that. ठीक है, so this is the correct answer, that is C3H6 and C3H6 and O3. So this is the correct answer for this. I hope this is clear. सबको समझ आ गया होगा कैसे हुआ। Good. Now, yeah, this is the formula. Now, we already talk about the limiting region. एक बार दोबारा से just confirm करवा रहा हूँ कि what do you mean by this term limiting region। ठीक है, तो क्या था limiting region बेटा, ध्यान है किसी को क्या। तो बिल्कुल ध्यान है लिमिटिंग रीजन हम लोगों को। तो लिमिटिंग रीजन क्या था हम लोगों का, लिमिटिंग रीजन जो था हम लोगों का, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं लिमिटिंग रीजन को, दैट इज द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्ली इन द रिएक्शन, यानी द रिएक्टेंट विच इज टोटली कंज्यूम इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, लिमिटिंग रिएक्टेंट के नाम से जान रहे थे। ठीक है, विच इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। डन। अब देखो बेटा, इसका मतलब क्या होगा, हमें ये तो पता लग गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरीके से डिपेंड करता है बाकी सब चीजों पे, उसको हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं एक बार। सो दो रिएक्टेंट में अर्ली कंज्यूम हो गया, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, डेफिनेशन वाइज किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप यहाँ तक, है ना। अब मान लो मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, राइट, मान लो मेरे पास कोई भी एक रिएक्टेंट है, लेट्स सी वी हैव एन रिएक्टेंट लाइक दिस, है ना।
यानी ए प्लस बी जो हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। तो ए प्लस बी गिव्स अस द प्रोडक्ट, वो हम लोगों को प्रोडक्ट निकल के यहाँ पे दे रहा है। तो ए और बी क्या हो गया हम लोग का, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ए और बी क्या हो गया, लिमिटिंग। अब इस ए और बी में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ए और बी में जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, जो अर्ली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, जो भी रिएक्शन में अर्ली कंज्यूम होगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो याद रखना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, विच कंज्यूम अर्ली इन द रिएक्शन। तो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट and gets consumed after some time, and after that no further reaction takes place whatever be the amount of other reactant। ठीक है, कितना भी अदर रिएक्टेंट का अमाउंट क्यों ना हो, कोई भी रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है कि ए और बी दो चीजें हैं, उस पे जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो हमारा लिमिटिंग कैटेगरी, लिमिटिंग रीजन की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, देखो अब आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने के लिए। यहाँ से आप बहुत इजी तरीके से लिमिटिंग रिएक्टेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्चुअल में। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड, राइट। हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, फ्रॉम 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम and sulfur by the reaction given। ठीक है, and what is the limiting reagent, and calculate the amount of one of the reactant which remains unreacted। तो आपको एक रिएक्टेंट का इसमें अमाउंट भी निकालना है जो अनरिएक्टेड प्रेजेंट है, ठीक है, जो विच रिमेन अनरिएक्टेड। ठीक है, नाउ सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस सल्फर, ठीक है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ईच ऑफ द मास आर एक्सप्रेस इन द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, you have to represent each of the masses in moles। So here in the given question 2 gram of magnesium, right, 2 gram of magnesium is equal to कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, मोल निकालना आता है ना सबको। हाउ विल यू फाइंड मोल बेटा, nothing but mass divided by its molar mass। So when divide by its molar mass you definitely get the number of moles, right? So first of all, the masses are expressed in the mole. This is very important thing. So that is a 2 gram of magnesium, that is 2 upon 24.3, right? Now that comes 0.824. So this is 0.824 moles of magnesium. Now similarly 2 gram of sulfur, what do you mean by this thing, 2 gram of sulfur, how will you convert this in mole, that is 2 divided by 32। So mole kitna aa gaya, 0.0624 moles of sulfur। Now out of these two which one is a limiting reactant, you need to calculate na कि कौन सा इसमें से limiting reactant है। So which one is limiting reactant बेटा, कैन यू कैलकुलेट, यस वी कैन, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट इज सल्फर। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सल्फर हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज हेयर द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर इज वेरी लेस, 0.0624। सो आउट ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर, सल्फर completely exhausted। ठीक है, so we can say that limiting reactant is sulfur here। ठीक है, limiting reactant is sulfur। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एक पार्ट और रह गया ना इसका। हाँ, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, हाँ, मास ऑफ एमजीएस फॉर्म। बेटा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड ओनली अपॉन वन थिंग, दैट इज मास ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ओनली अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। उस डिपेंड की लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो वी हैव अ लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑफ 0.0624 मल्टीप्लाई बाय 56.4, सो वी गेट द mass of the mg is formed, which is equal to 3.52 gram। Now what is the moles of mg left unreacted, just subtract from the total value, so you get the mass unreacted। ठीक है, so this is how you actually calculate the mass of magnesium। Let me explain with another question। This is very important question, और ये बहुत बार नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, एनसीईआरटी में भी ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ ताकि तुम लोग और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से तुम लोग ये लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं अभी। वेट बेटा,
यस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, समथिंग प्रॉब्लम इज देयर। एक सेकेंड रुको बस। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलो, क्या है बताओ। तो यहाँ लिखा है 50 ग्राम ऑफ N2 एंड 10 ग्राम ऑफ H2 आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3। कैलकुलेट NH3 फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कैसे करोगे बेटा इसको पूरा, एक बार मैं बताता हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको कि हेयर वी हैव, ध्यान से देखो, N2 एंड दिस इज 3H2, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। सो क्या हो गया ये हो गया 2NH3। कितना बना? 2NH3। सो N2 प्लस 3H2 रिएक्ट टू गिव 2NH3। तो N2 और 3H2 ने क्या दिया हम लोगों को? 2NH3 दिया। सो दिस इज डन, है ना। N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। नाउ नेक्स्ट इज, अगर N2 और 3H2 हमें 2NH3 दे रहा है, नाउ यू हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट। सो हेयर 50 किलोग्राम, और वी से 50,000 ग्राम, 50,000 ग्राम of nitrogen is given and 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम of hydrogen is given। तो 50,000 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है और 10,000 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है। इससे बन रहा है हम लोगों का NH3। ओके, NH3 बन रहा है इससे हम लोगों का। नाउ कैलकुलेट द NH3 फॉर्म। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, आप देखो कैसे निकालोगे। वी नो 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 में कितने ग्राम होंगे बेटा? 1 मोल दैट इज 28 ग्राम। So 28 gram, and this is 3 mole of H2 means 6 gram। ठीक है, so we can say that ना कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए बेटा? 6 ग्राम, है ना। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन कितना चाहिए? 6 ग्राम। तो 1 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 1 ग्राम को चाहिए होगा 6 डिवाइडेड बाई 28। और हमें कितना ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है? दैट इज 50,000 ग्राम का, बताओ। तो 50,000 ग्राम के लिए 628 इंटू 50,000। यहां तक क्लियर है क्या? एक बार जल्दी बताओ फटाफट, यहां तक सब चीज क्लियर है? दैट इज 6 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, दैट इज हमें चाहिए अराउंड 10,714.28 ग्राम, इतना चाहिए हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन है कितना हमारे पास बेटा? जल्दी बोलो। दैट इज 10,000 ग्राम। हाइड्रोजन हमारे पास है कितना? दैट इज 10,000 ग्राम। तो है हमारे पास बस 10,000 ग्राम, और चाहिए मुझे 10,714 ग्राम। ठीक है, तो है मेरे पास सिर्फ 10,000 ग्राम और मुझे चाहिए 10,714.28 ग्राम। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, बिकॉज जितना चाहिए उससे कम गिवन है सिर्फ 10,000 ग्राम। और 50,000 नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए चाहिए कितना नाइट्रोजन? 10,714 ग्राम। ठीक है, 10,714 ग्राम इतना चाहिए, बट है हमारे पास बहुत कम। तो हम क्या करेंगे बताओ? तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे? हम लोगों को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा बेटा? कि हाइड्रोजन को लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो पहली चीज तो निकल गई, हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लो मैंने कैसे कैलकुलेट किया।
Anyone having doubt how to calculate this limiting reactant? Anyone, you can ask. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछो एक बार। पूछो। नो। चलो ठीक है, सो आई होप आ गया होगा समझ में, है ना। सो ये इसी तरीके से मैंने जो लिखा था वही लिखा है यहाँ पे। अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, जब ये चीज हम लोग को पता लग गया, राइट, कि हम लोग का लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा निकल के आ गया है हाइड्रोजन। तो पहला काम तो खत्म हो गया, H2 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, कि कितना NH3 यहाँ पे बना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, कि NH3 यहाँ पे कितना फॉर्म्ड हुआ है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना NH3 यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है बेटा। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, तो हम ऐसे निकालेंगे NH3 फॉर्म्ड को। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा NH3 फॉर्म्ड को? सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिएक्शन N2 + 3H2। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट जो होता है ना, वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, कि कितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बना है। मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट पे ही प्रोडक्ट डिपेंड करता है, एक्सेस रीजन पे कभी डिपेंड नहीं करता। यानी कितना अमोनिया बनेगा वो सीधा डिपेंड करेगा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। तो आप सीधा बोलो कि 3 × H2 मतलब 6 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 × 17, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बेटा, 17 ग्राम। तो 2 × 17 दैट इज 34 ग्राम। तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो आप यहां से देखो 1 ग्राम क्या बनाएगा, 1 ग्राम बना देगा 34 डिवाइडेड बाई 6, 34 डिवाइडेड बाई 6 ग्राम। ठीक है, तो 34 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से क्लियर हो गया। चलो, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई भाई कि 34 डिवाइडेड बाई 6 ग्राम तक होगा ये। देखो फिर क्या हुआ, तो 1 ग्राम 34/6 बना रहा है, तो कितना ग्राम हाइड्रोजन था, 10,000 ग्राम। तो 10,000 ग्राम कितना बनाएगा, तो 34/6 × 10,000 ग्राम। कर लो कैलकुलेट, कितना आएगा, करो कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारा, दैट इज 34 × 10,000 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, दैट इज 56.67। तो अगर मैं किलो थाउजेंड में लिखूं, किलोग्राम में, तो 56.67 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमें ये समझना है कि जब पहले तो हमें किसी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। once you identify the limiting reactant, always remember the amount of product formed depends only on the limiting reactant, nothing else। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, एंड नथिंग एल्स, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड ऑल दिस थिंग। डन। चलो, ये तो हो गया हम लोग का ना, समझा दिया मैंने। मैं सीधा आंसर दिखा देता हूँ आप लोगों को। हेयर, राइट, इन्होंने मोल में निकाला है, हमने ग्राम में निकाला है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ग्राम में ही पूछेगा वो, क्योंकि ग्राम में दे रखा है वैल्यू। तो ग्राम में निकालो या मोल में निकाल लो, सेम थिंग। नाउ ये क्वेश्चन हम करेंगे, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट इज मास रिएक्शन एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मास परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन, क्या होता है ये मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन। सो सबसे पहले मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, कि क्या होता है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन करने का। ठीक है, सो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन can be expressed in any of the following ways. Either
मास परसेंटेज दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, यहाँ पे आपका अमाउंट जो होता है वो भी ग्राम में दे रखा होता है, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी ग्राम में दे रखा होता है, और भी से वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, और भी से मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और भी से मोलारिटी एंड मोलालिटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज नॉर्मल. सो दीज आर द मेथड यूज फॉर द एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. ठीक है, कौन कौन से मेथड यूज हो रहे हैं? मास परसेंटेज, जिसको हम लोग वेट परसेंटेज भी बोल रहे हैं, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी एंड normality. So these are the method basically we are going to use for the expressing concentration terms. चलो एक एक को पढ़ते हैं बारी बारी से. सबसे पहले आता है हमारे पास मास परसेंट. ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मास परसेंट, कि मास परसेंट क्या होता है. सो व्हाट इज मास परसेंट बेटा? तो बेसिकली दिस मास परसेंट मीन्स, ठीक है, क्या होता है मास परसेंट का मतलब? दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, तो मास परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100. ठीक है, तो मास परसेंटेज हो गया मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. उसी तरीके से अगर किसी कोई बोले वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा बेटा? ऑन द सेम वे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. in mass percentage, mass of the solute divided by mass of the solution, but in volume percentage, that is volume of the solute divided by volume of the solution into 100. Now let's see some problem. For example, we have a solution. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of solute. यानी क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि मान लो ये वाटर है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ दिस इज 18 ग्राम गिवन है हम लोगों को, और इसमें मैंने 2 ग्राम कोई सब्सटेंस डाला, राइट, 2 ग्राम. Now they are asking calculate the mass percentage. So what is the mass percentage beta? Mass percentage is equal to mass of solute which is equal to 2 gram. Total mass of the solution कितना हो जाएगा? 18 gram of water plus 2 gram of solute, that is 18 plus 2. ठीक है, so that is 2 upon 20. And they are asking for percentage, then multiply by 100. So 5 to the 10, that is 10%. कितना हो गया? 10%. So this is how we can actually calculate. So answer कितना आ गया बेटा? That is 10%. Done? Now, what is mole fraction? So this is also a very important topic, that is mole fraction. क्या होता है mole fraction? So it is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of mole of all the component in the solution. ठीक है, यानी एक रेशियो होता है. It is the ratio of the number of moles of a particular component to the total number of moles of all the component in the solution. So this is the ratio. ठीक है, mole fraction. चलो फाइंड आउट करते हैं. कैसे निकालेंगे? मान लो if substance A dissolve in substance B and their number of moles are denoted by Na and Nb respectively, then the mole fraction of A and B are given as. ठीक है, देखो हो क्या रहा है. मान लो मैंने बोला यहाँ पे दो चीजें हैं, एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है. तो मान लो बी है जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, इसमें मैंने ए को डिसॉल्व किया. किसको डिसॉल्व किया? ए को. तो कोई सॉल्यूशन है बी, उसमें मैंने ए को डिसॉल्व किया. तो लेट्स सी इफ ए इज डिसॉल्व इन बी, है ना. तो इफ द सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन सब्सटेंस बी, then their number of moles are Na and Nb respectively. Then the mole fraction of A and B are. तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ए एंड बी का. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है. सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट, सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. यानी देखो ना, ए का नंबर ऑफ मोल क्या होगा? Na, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? Na plus Nb. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. Similarly, if you want to calculate the mole fraction of B, तो क्या हो जाएगा? Mole fraction of B is equal to, this is mole fraction of A. Similarly, mole fraction of B comes out to be beta Nb divided by Na plus Nb. So this is how we can actually calculate the mole fraction of B. So this is the mole fraction of A and mole fraction of B. So we know that the sum of the mole fraction is always equal to 1. यानी
मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। एंड नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, मोल फ्रैक्शन हैज यूनिटलेस क्वांटिटी। एंड सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, दैट इज, मैंने बोला अभी कि एक्स ए हो गया प्लस एक्स बी हो गया, इसका सम कितना आएगा, 1 के इक्वल। तो एक्स ए और एक्स बी का जो सम होगा बेटा वो 1 के इक्वल आएगा। एंड मोल परसेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू 100, मोल परसेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू 100। डन। चलो नाउ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखते हैं क्या है। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑलवेज, पूछ रहा है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑलवेज कितना होता है, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। तो बेटा हमें पता है इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू स्टेटमेंट, फटाफट पढ़ के बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन इज वन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। सो बेटा वी ऑल नो दैट दैट इज सिर्फ एक मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन मास परसेंटेज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये भी बात सही है, फर्स्ट भी सेकंड भी, ठीक है। एंड थर्ड, मोल फ्रैक्शन इज वन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, तो ये भी सही बोल रहा है, यानी सभी की सभी बातें सही है, यानी ऑल इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी अबाउट मोलैरिटी, कि मोलैरिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मोलैरिटी। सो इट इज द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। Now, it is defined as the number of moles of the solute present in 1 liter of the solution. ये कैसे define होता है? So it is defined as the number of moles of the solute present in 1 liter of the solution. अब देखो मोलैरिटी निकलेंगे कैसे। So molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters, ठीक है। So molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of the solution in liters. चलो मान लो if a gram of solute is present in v/ml of the solution, then what happen, then molarity of solution is given as number of mole of unit divided by per liter of the solution. For example, molarity is equal to this, right? Where this is the number of mole, that is mass upon molar mass. 1000 is used for converting volume into liters, and V is a volume which is in milliliter, right? So molarity of the solution having formula M is equal to mass of the solute, which is represented by A, divided by molar mass, which is represented by X, multiply by 1000 divided by V. ठीक है। Now, V is the volume of the solution in milliliter. Now, let's see some important formula related to this molarity. So, we all know that molarity in terms of gram equivalent weight, we can write as M is equal to 10 into percentage weight by volume solution upon GMW. Okay. Now, similarly, molarity we can write as in terms of density also. We write as 10 into density of the solution into percentage weight by weight of solution divided by gram molecular weight. So this formula we also use gram molecular weight if the relation between density and molarity is given, then we use this formula. Okay. Chalo. Now, another is dilution law. What is this dilution law? According to this dilution law, M1V1, that is a molarity, M1V1 is equal to M2V2. ठीक है, M1V1 किसके इक्वल आ गया है, M2V2 के इक्वल। यानी यहाँ पे हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए आप लिख सकते हो M1V1 is upon N1. So this formula we use for the neutralization. So these are some important formulae related to molarity. कब लगाना है, जब आपको वेट परसेंटेज दे रखा और सीधा मोलैरिटी निकालने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला यूज करो, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिकुलर वेट, ठीक है। 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको डेंसिटी दे रखा है तो वहां आप यूज करोगे 10 इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिकुलर वेट। फिर आप करोगे डाइल्यूशन लो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, फिर न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन
इनटू, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज फॉर्मूला। नाउ ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जब मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस आर गिवन, ठीक है। जब भी हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ सॉल्यूशन ए एंड इफ वी हैव सॉल्यूशन बी, और इन दोनों को मिक्स कर लिया, मिक्स करके क्या बना दिया, ए प्लस बी, ठीक है, सॉल्यूशन ए प्लस बी। तो हम इसको यूज करने वाले हैं कि यहाँ पे हमने ए और बी दोनों को ऐड करके ये बनाया है, तो हम इसको यूज करेंगे ए प्लस बी को, ठीक है। तो दिस इज द मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, ठीक है। Molarity of mixture of two solution, that is m is equal to m1 v1 plus m2 v2 divided by v1 plus v2, ठीक है। नाउ एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा, हाँ टाइम है हमारे पास 5-6 मिनट, कर लेते हैं फटाफट। क्या बोलता है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। चलो, सो वी नीड टू कैलकुलेट मोलारिटी। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर मोलारिटी, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute divided by molar mass into 1000 divided by volume of solution. चलो, so mass of the solute is given I guess 4 gram and molecular mass of NaOH बेटा क्या होता है, NaOH का molecular mass, Na is equal to 23, oxygen is equal to 16, hydrogen plus 1, that comes out to be 40. So molar mass is 40,000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, बताओ जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज लाइक, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हम लोगों का निकल के आ गया है यहाँ पे 250 ml गिवन ही है। सो दिस इज 4 टाइम्स 4 10 टाइम्स, तो 4/10 कितना आ गया बेटा, 0.4। तो 0.4 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। सो हमने प्रिपेयर कर लिया, दिस कम्स आउट टू बी 0.4 मोलैरिटी। डन, सबको समझ आया 0.4 मोलैरिटी कैसे हुआ, एनीवन डाउट किसी को। बताओ। यस, चलो गुड, चलो समझ आ गया यानी, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें दूं करने के लिए, चलो। ओके, तो ये तो यही है। अब नेक्स्ट में हम लोग मोलालिटी और नॉर्मेलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो बस यही रहने देते हैं, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मोलालिटी और नॉर्मेलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोलालिटी देख लेते हैं एक बार, बस नॉर्मेलिटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मोलालिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। जैसे मोलारिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसी तरीके से मोलालिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसको हम लोग मोलालिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एम, इसको किससे डिनोट करते हैं, एम से। अब देखो, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। सो मोलालिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी वही आ गया, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मान लो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा हो तो 1000, तो कोई फर्क नहीं है, बस वहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे आएगा निकल के, ठीक है। ये एग्जाम्पल है बेटा, आप लोगों को करना है इसको सॉल्व, है ना। सो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ट्राई करना निकालने का। आपको मोलालिटी बोला है 60 ग्राम ग्लूकोज का, मोलर वेट भी दे रखा है, और इन 100 ml ऑफ वाटर, तो आपको 100 ml ऑफ वाटर भी दे रखा है, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है इसमें से, और फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है।
तो मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास, ये सब तो है। इन 100 ml ऑफ वाटर दे दिया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये एक बार ट्राई करना आप लोग, हो जाएगा आप लोगों को तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट तो ग्राम में चाहिए, यहाँ तो 100 ml ऑफ वाटर दिया है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। सो दिस इज फॉर, ये हो गया पूरा हम लोगों का कंप्लीट, है ना। तो कल मिलते हैं और कल यहीं से शुरू करेंगे बेटा, नेक्स्ट का मतलब क्लास में जो अपना है यहीं से स्टार्ट करेंगे मोलालिटी वाले से, ठीक है। थोड़ा सा रह गया ये, फिर हमारा ये पूरा खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट डन। चलो, थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल फिर डिस्कस करेंगे आगे।